हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन इन लेक्चर 2। एस्केलेशन को हम स्टार्ट करेंगे। एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में साइलेंट रखा जाता है, मतलब क्लॉज ये वाली जो होती है साइलेंट रखी जाती है। गवर्नमेंट टेंडर्स में किसी किसी टेंडर में एस्केलेशन दिया जाता है। मान लिया आज आपका जो रेट है मटेरियल का वो 2 रुपये है, कल को 3 रुपये हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को लॉस होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट मटेरियल किसी किसी मटेरियल पे जैसे सीमेंट पे या लेबर पे एस्केलेशन देती है। ठीक है, अगर वो प्लस है तो आपको मिलेगा और माइनस है तो ये भी होता है कि वो आपके बिल में से ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये CPWD की क्लॉज भी दिखा देता हूँ। ये है SOP और इसमें GCC। ये जो क्लॉज 10CC है इसमें एस्केलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो एस्केलेशन में क्या होता है ये यहाँ से आपको बताता हूँ। देखिए, कॉस्ट ऑफ वर्क विच एस्केलेशन इज एप्लीकेबल W इज इक्वल टू 0.85 M। 0.85 क्यों है, ये 1 क्यों नहीं है? 15% जो है CPWD के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो यहाँ पे इसलिए 0.85 कोफिशिएंट हम लेते हैं। ठीक है, और ये क्वार्टरली मिलता है। आप जैसे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप क्वार्टरली 4 बार क्लेम करेंगे इसको 3 महीने में, यानी कि, है ना, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन। जैसे एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क द लास्ट पीरियड ऑफ पेमेंट माइट बिकम लेस देन 3 मंथ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन। अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। हाँ, जैसे आपने ये वाला फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड इन दिस वर्क, मतलब आपको ये एस्केलेशन चाहिए, है ना, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए अलग है। तो W मल्टीप्लाई बाई 1/100 CP CI माइनस C0 अपॉन C0। अब ये है क्या? ये टर्मिनोलॉजी को इसको समझेंगे तो ये वाली सारी टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, CP है सीमेंट कंपोनेंट, LP है लेबर कंपोनेंट, CMP यानी सिविल कंपोनेंट ऑफ द अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, E&M कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, EMP का मतलब, FP का मतलब POL। अच्छा, ये मेरे समझ में आ चुका है। इसके बाद आपका लिखा है ये C0 CI L0 LI, मतलब जिस टाइम टेंडर हुआ था उस टाइम क्या रेट था वो उसमें मेंशन रहता है टेंडर में, और L1 मतलब जो मिनिमम उसका आज की डेट में क्या रेट है ना, क्वार्टर जो लास्ट आपने बिल किया है सबमिट, उस लास्ट क्वार्टर में क्या रेट था। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से आपको मैं ब्रीफ करता हूँ। ये देखिए, जब हम RA बिल बनाते हैं तो उसमें ये टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टेबल में आप देखिए RA पीरियड ऑफ RA फ्रॉम टू टोटल वर्क डन W, पीरियड ऑफ एस्केलेशन फ्रॉम टू, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मेंशन कर दिया आपने, वर्क डन फॉर दिस RA बिल, W का मतलब वर्क डन, L1 का मतलब मिनिमम डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ अनस्किल्ड एडल्ट मेल मजदूर एज एप्लीकेबल फॉर स्टेट ऑफ वर्क ऑन लास्ट डेट ऑफ क्वार्टर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, और L1 का मतलब, जीरो का मतलब नॉट है इसमें, कि जब आपको टेंडर इशू हुआ था उस टाइम जो रेट था वो मेंशन होता है, और इसका फॉर्मूला है 0.85 इंटू W इंटू वाई अपॉन 100 L1 माइनस L1 नॉट। ठीक है, ये अपडेटेड रेट है, ये हमेशा ज़्यादा होगा जो टेंडर के टाइम था, अधिकतर कम भी हो सकता है पर मोस्टली आपको ये L1 ज़्यादा मिलेगा, L1 नॉट कम मिलेगा, है ना, डिवाइड बाई L1 नॉट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक, प्रॉपर आपको एस्केलेशन का कंसेप्ट क्या होता है, और इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स की वेबसाइट। ठीक है, अभी इस पर मुझे, जैसे आज की डेट में सीमेंट का एस्केलेशन लेना है, अभी मुझे काम करते हुए 3 महीने हो गए हैं, और आज मैंने जो है 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे इस बिल में एस्केलेशन कंप्लीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीमेंट लिखूँगा, पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, पोजोलाना सीमेंट का आज का रेट आ गया मेरा आज से 3 महीने पहले का, जैसे आज चल रहा है दिसंबर, अभी नवंबर का आया नहीं है, नवंबर दिसंबर सितंबर 123.4। ठीक है, 123.4, तो ये हो गया मेरा रेट आज का। तो टेंडर अभी अगर मान लिया कि मैंने काम करना जनवरी में शुरू करा था तो उस टाइम जो था सीमेंट का रेट था
123.6, और आज की डेट में जो है नवंबर है, जैसे ये दिसंबर है, नवंबर अक्टूबर सितंबर, तो ये है आज की डेट में रेट 123.4। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये रेट कम हो गया, तो यानी कि सीमेंट पे रेट कम हो गया है। तो मुझे इसमें गवर्नमेंट को एस्केलेशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट मेरे बिल में से वो परसेंट डिडक्ट करेगी। तो मे बी एस्केलेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर चलते हैं आगे अपनी दूसरी क्लॉज पे, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। Contractor has agreed that the water and electricity connection from respective authorities department shall be arranged by him at no extra cost, and contractor will lay the entire distribution system as per this requirement to execute the assigned work herein. ठीक है, contractor will arrange to construct a borewell complete in all respect as per specification approved by PMC client, for which an estimate shall be submitted to PMC for approval, and same shall be paid extra over and above the contract value एग्रीड हिम। दरअसल क्या होता है कि जब आप रेट कोट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का भी चार्ज जोड़ते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर खुद प्रोवाइड कराना है तब, अदरवाइज़ क्या होता है कि मोस्टली केसेस में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का अरेंजमेंट आपको खुद ही करना होता है। पर प्राइवेट वर्क में कई बार ये हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर ये अरेंज नहीं करता है तो क्लाइंट उसको अरेंज करा देता है। पर इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लाइंट की तरफ से उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी की सहायता और पानी की नहीं दी जाएगी। फिर आती है एक सीमेंट स्टोर एंड लेबर हटमेंट की क्लॉज। तो सीमेंट स्टोर क्या होता है कि सीमेंट स्टोर एज पर CPWD नॉर्म्स क्या बोलता है, वो बोलता है कि 10 की धांग से ज़्यादा, मतलब एक बोरे पे 9 बोरे से ज़्यादा नहीं रखे होने चाहिए। सीमेंट का जो नीचे का बेस है वो ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए, ईंट बिछा के और लकड़ी का तख्ता वगैरह बिछा के दीवारों से 200-200 mm हट के, 300-300 mm हट के होना चाहिए। तो ये क्लॉज इसमें हमेशा मेंशन रहती है। जैसे स्पेस एंड लोकेशन फॉर सीमेंट स्टोर, हटमेंट एंड क्यूरिंग टैंक शैल बी अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट, एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू मेकिंग एंड मेंटेनिंग द सेम शैल बी ब्रोन बाय कॉन्ट्रैक्टर। लेबर हटमेंट शैल नॉट बी अलाउ इन द प्रीमाइस। हाँ, अधिकतर क्या किया जाता है, जो अच्छे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो लेबर को अंदर ही जगह दी जाती है। अगर छोटे प्रोजेक्ट होते हैं तो लेबर की रहने की व्यवस्था प्रोजेक्ट साइट से बाहर की तरफ करी जाती है। कॉन्ट्रैक्टर शैल मेक हिज ऑन अरेंजमेंट फॉर लेबर हटमेंट आउटसाइड द वर्किंग साइट, यानी कि जो है वो अपने आप अरेंज करेगा कॉन्ट्रैक्टर, इसमें क्लाइंट का कोई लेना देना नहीं होगा। कनेक्शन ऑफ सीवर एंड वाटर लाइन, ठीक है, कनेक्शन ऑफ बिल्डिंग विद मेन सीवर लाइन UPSIDC ये अथॉरिटी का नाम है, ठीक है। अलॉन्ग विद इंस्टॉलेशन ऑफ ए मास्टर ट्रैप of suitable size and water line connection from UPSIDC main supply line of suitable size as recommended by PMC shall be done by contractor with no extra cost whatsoever, ठीक है। यानी कि जो सीवर लाइन और वाटर लाइन का कनेक्शन है वो भी कॉन्ट्रैक्टर को ही करके देना है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये क्लॉज हमेशा आपको मिलती है। पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है, अगर the contractor shall be levied a penalty liquidated damage 0.5% of remaining value of work as recommended by PMC per week subject to maximum deduction of 5% of total cost sum। देखिए इतना तो नहीं होता है खैर, पर अगर अंडर ड्यूरेशन और वर्क मतलब टाइम ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्टर काम कंप्लीट नहीं करता है तो उस पर ये चार्जेस लगते हैं 0.5% ऑफ रिमेनिंग वैल्यू ऑफ वर्क एज रिकमेंडेड बाय PMC पर वीक, ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 5% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट सम, मतलब 5% से ज़्यादा फिर हम उसका नहीं काटेंगे ओवरऑल उस पर भी। वर्चुअल कंप्लीशन एंड डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होती है, और इसका वर्चुअल कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम है, टेंडर का जो टाइम है वो है 1 साल, उसके बाद आपको डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड मिलता है 6 महीने का। तो वर्चुअल कंप्लीशन यानी 1 साल में आपने वो पूरा कंप्लीट करके देना है, और 6 महीने तक उसमें अगर कोई ख़राबी होती है तो उसको रिपेयर करना है। तो ये बहुत इजी है मतलब समझना, पर ये क्लॉज आपको हर टेंडर में
मिलेगी, वर्चुअल कंप्लीशन एंड डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, क्वालिटी एंड द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, द टाइम एंड द क्वालिटी आर द एसेंस ऑफ द वर्क एंड इन दिस रिगार्ड contractor agreed to indemnify and keep the client indemnified that in case you fail to achieve the requisite standards and quality of the work at any stage to the client or PMC satisfaction or delay of work, then client PMC shall be liberty to get the balance whole work done through some other vendor or contractor at your risk and cost। अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिटी नहीं दे पाते और काम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड जो है रिटेन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हो, तो फिर क्लाइंट को और पीएमसी को ये अधिकार है कि वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से काम करा सकती हैं, वो भी तुम्हारे रिस्क एंड कॉस्ट पे। ठीक है, फॉर ऑल डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट कॉन्ट्रैक्टर इज एडवाइज्ड टू यूज़ वेब एचर एंड नो वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्जेशन विल अलाउ। ठीक है, HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी साइट पे कभी भी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी की चोट नहीं लगनी चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर एक पूरी रिपोर्ट बना के देता है, पॉलिसी देता है अपनी, पर ये क्लॉज जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लॉज है और ये आपको हर जगह देखने को मिलती है। गवर्नमेंट टेंडर भी अभी हम रिव्यू करेंगे, तो उसमें भी आप जानेंगे कि उसमें कितनी सारी क्लॉज लिखी हुई हैं, क्या क्या जो है कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर कोट करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट में देखना होता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड, मेंटेन एंड अपकीप द लाइट फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन ऑल एरियाज फॉर द साइट एज पर द रिलेवेंट नॉर्म्स एंड एज अप्रूव्ड बाय द क्लाइंट एंड पीएमसी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को पूरा लाइट की, सिक्योरिटी की, सेफ्टी की व्यवस्था करनी है अपने कॉस्ट पे। कॉन्ट्रैक्टर शैल मेंटेन द हटमेंट एज पर द एनवायरमेंट नॉर्म्स, है ना, एंड विल अबाइड बाई एनी और ऑल ऑर्डर्स सर्कुलर्स इशू बाय लोकल स्टेट सेंट्रल अथॉरिटीज़। ठीक है, जो भी हटमेंट की व्यवस्था है लेबर की, वो एज पर लोकल स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि लेबर को रखना भी एक बड़ा टास्क होता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और वो ढंग से रहनी चाहिए, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके लिए शूज़ की, सेफ्टी शूज़, हेलमेट, जैकेट्स, इन सब की व्यवस्था कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। उनके लिए साफ़ पानी की व्यवस्था करनी होती है, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी होती है ना। तो और जो एक लेबर की हटमेंट का साइज़ होता है वो भी मिनिमम 10 बाई 10 से कम का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें एज़ पर लॉज करी जाती हैं और कॉन्ट्रैक्टर को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। द साइट शैल बी बैरिकेटेड विद ग्रीन क्लॉथ अप टू मिनिमम हाइट ऑफ 3 मीटर। ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है कि जिस साइट पे आपका काम चल रहा है वो पूरी बैरिकेटेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो साइट पे अगर आपके आसपास लोग रहते हैं और जितना ऊंचा उनका अगर मकान बना हुआ है तो मे बी उनके घर में धूल ना जाए, तो आपको अपनी साइट की एक तो बैरिकेडिंग करनी होती है, और ये ज़रूरी नहीं होता ग्रीन क्लॉथ से होती है, ये टीन से होती है, जीआई कॉरुगेटेड शीट से आपको बैरिकेडिंग करनी होती है। अप्रोक्स ये 6 मीटर 8 मीटर तक एज़ पर लॉज और एज़ पर जो है रिक्वायरमेंट की जाती है साइट के अकॉर्डिंग, ये आपको करना होता है। टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू कंप्लीट द वर्क विद इन टाइम एंड क्वालिटी मेंशन इन दिस MOU, फेलिंग टू विच क्लाइंट विल हैव द लिबर्टी टू टर्मिनेट दिस MOU विदाउट एनी नोटिस। अगर क्लाइंट को आपका काम नहीं अच्छा लगता है और समझ में नहीं आता है और आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये एक ज़रूरी क्लॉज होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के बीच में और क्लाइंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका रिजोल्यूशन कहाँ होगा। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन, तो यहाँ पे अधिकतर जिस लोकेलिटी में आपका काम चल रहा है तो वहाँ की जो एक अदालत होती है उसमें, ठीक है, वहाँ पे आप उसको मेंशन किया जाता है, उस कोर्ट को, वहाँ जो उस स्टेट का कोर्ट है
उसको मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि ये काम नोएडा का है अगर मान लेते हैं, तो फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस द वर्क अंडर दिस MOU शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंक्लूडेड एट नोएडा एंड शैल बी सब्जेक्टेड टू गौतम बुद्ध नगर ज्यूरिडिक्शन ओनली। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि जहाँ पे काम चल रहा है वहीं की ज्यूरिडिक्शन को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। Parties are requested to sign and return the duplicate copy of the MOU in acknowledgement of having received the MOU and having accepted the term and condition contained herein। फिर क्या होता है कि जो क्लाइंट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है दोनों को स्टैम्प के साथ अपने यहाँ पे साइन करने होते हैं, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो क्लाइंट अपने पास भी रखता है और इसकी डुप्लीकेट और ओरिजिनल कॉपी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अपने पास रखता है। तो 2 कॉपियाँ होती हैं जिन पे एक साथ साइन होते हैं और स्टैम्प होती है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ जनरल क्लॉजेज। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ गवर्नमेंट क्लॉजेज के बारे में।